हेलो बच्चों, मैं कोमल सोनी आपकी केमिस्ट्री टीचर। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैसों में सॉल्युबिलिटी क्या होती है और उसको इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। हमने देखा था फैक्टर्स इफ़ेक्ट करता है दाब का प्रभाव जो होता है, हेनरीज लॉ हमने देखा था। हेनरीज लॉ के अनुसार न्यूमेरिकल करने से पहले हम कुछ उसके सूत्र देख लेते हैं, क्या फॉर्मूलाज इसमें बनते हैं उसको देख लेते हैं। हेनरीज लॉ के अनुसार m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। यहाँ पर P जो है वो प्रेशर को डिनोट करता है और M गैस के द्रव्यमान को डिनोट करता है, यानी गैस का द्रव्यमान जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के। या फिर एक हम ये सूत्र लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू में यदि इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा M इज इक्वल्स टू KH इंटू P। तो यहाँ पर KH जो है वो हेनरी कांस्टेंट है। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन के हिसाब से अगर इसी नियम को देखा जाता है तो यहाँ पर ये नियम कुछ इस तरह से हो जाता है, PA इज इक्वल्स टू, यहाँ पर PA जो है वो आंशिक दाब को दर्शाता है, ये इज इक्वल्स टू KH इंटू x A का x होगा, यानी कि किसी गैस के मोल फ्रैक्शन को हम XA से दर्शाएंगे। यहाँ पर KH है हेनरी कांस्टेंट और PA है आंशिक दाब, गैस पर लगने वाला आंशिक दाब। इसका मतलब ये है मोल अंश जो है, गैस के मोल अंश जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि गैस का आंशिक दाब ज्ञात कीजिए, मोल अंश की संख्या दे दी हमको, KH दे दिया, हेनरी कांस्टेंट दे दिया, तो आंशिक दाब ज्ञात करना होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है हेनरी कांस्टेंट ज्ञात कीजिए, आपको मोल अंश दे दिया गया है और प्रेशर दे दिया गया है, आपको पूछा गया है हेनरी कांस्टेंट ज्ञात कीजिए। या फिर थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमको मोल संख्या का पूछ लिया जाए कि गैस के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गैस के मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, यहाँ पर हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। तो हमें मोल फ्रैक्शन भी पता नहीं है तो हम किस तरह से निकालेंगे, हमें निकालना है ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हमको गैस के मोलों की संख्या निकालनी है। तो गैस के मोलों की संख्या निकालनी है, इसका मतलब ये है N इज इक्वल्स टू होता है, आपको पता है W अपॉन M। यहाँ पर W अपॉन M, W है गैस का भार, गैस का W, और M है गैस का मोलर मास। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमको यदि XA निकालना है, हमें इनमें से ये निकालना है, तो XA इज इक्वल्स टू होता है NA अपॉन NA प्लस NB। यहाँ पर हम इसको अगर X गैस का ले रहे हैं तो यहाँ पर यदि गैस लिखा हुआ हो तो यहाँ पर होगा ये N गैस इज इक्वल्स टू NA, यानी कि N ऑफ गैस, गैस के मोलों की संख्या, प्लस NB, यहाँ पर B जो है वो सॉल्वेंट है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो गैस है, गैस के मोलों की संख्या हम निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार निकाल सकते हैं, किसी सॉल्वेंट में जब गैस घुली हुई होती है तो उसकी मात्रा जो है वो बहुत कम होती है। तो हमें यदि गैस के मोल अंश के बारे में पता लगाना है तो हम लिखते हैं N ऑफ गैस अपॉन N ऑफ गैस प्लस NB। यहाँ पर ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जिस सॉल्वेंट में वो गैस घुली हुई होती है उसकी अपेक्षा वो बहुत कम होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे पानी में 1 लीटर पानी में हमने कुछ मात्रा गैस की घोली हुई है, तो यहाँ पर हम इसको नगण्य कर सकते हैं, यानी कि इसको हम नगण्य मान सकते हैं। इसको नगण्य इसलिए मान सकते हैं क्योंकि इसकी मात्रा बहुत कम घुली हुई है, गैस में पानी में बहुत कम मात्रा घुली हुई है। तो हम इसको नगण्य तभी मान सकते हैं जब ये प्लस हो। जब ये प्लस यहाँ पर है, प्लस में कोई संख्या है और बहुत कम है, तो हम इसको नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर X ऑफ गैस इसका सूत्र हो जाएगा, यानी गैस का मोल अंश का सूत्र हो जाएगा N ऑफ गैस, गैस के मोलों की संख्या, और N ऑफ सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट जिसमें घोला हुआ है वो। तो हम डायरेक्ट इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम यदि देखें कि हमने कोई गैस जो है वो पानी में घोली हुई है, पानी में घोली हुई है, यहाँ पर पानी जो है जैसे N ऑफ सॉल्वेंट
अब n ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादातर हम लेंगे 1 लीटर में, यदि लेंगे तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। यहाँ पर मैं दर्शा रही हूँ W/m को, तो 1000 ml है 1000, इसका m यानी मोलर मास होता है, H2O का मोलर मास होता है 18। तो यहाँ पर यदि n ऑफ H2O हमको ज्ञात करना हो तो हम इसका डायरेक्ट मान रख सकते हैं 55.5। ये आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पहले से ही ध्यान में रखते हैं कि जहाँ पर 1000/18 करना है वहाँ पर हम ये वैल्यू रख लेंगे 55.5। तो कुछ चीज़ें हमारे पास आ गई है, जैसे हमें द्रव्यमान ज्ञात करना हो गैस का, हमें हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया हो और प्रेशर का मान दिया गया हो, तो हम उसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। हमको द्रव्यमान दिया गया हो और प्रेशर का मान दिया गया हो तो हेनरी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। द्रव्यमान और हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ हो तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं। उसी तरह से इसमें भी है, बस अंतर केवल ये है कि इसमें मोल अंश का सूत्र है ये, और मोल जो अंश होता है वो इज इक्वल्स टू होता है, जैसे कि आपको पता है x इज इक्वल्स टू होता है Na के लिए यदि निकालना है, XA निकालना है तो ये हो जाएगा Na/Na प्लस NB, और यदि XB निकालना हो तो यहाँ पर हो जाएगा NB/Na प्लस NB। इस तरह से कुछ नियम हम पहले से ही देख लेते हैं, क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज लग सकते हैं और कैसे कैसे हम उसके आंसर निकाल सकते हैं। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी सांद्र विलयन में हीलियम का मोल अंश दिया गया है। मोल अंश यानी कि यहाँ पर गैस का, तो x ऑफ गैस दिया गया है 1.2 इंटू 10⁻⁻8 है। तो हीलियम पर लगने वाला आंशिक दाब ज्ञात करो। आंशिक दाब ज्ञात करना है, मोल अंश दिया गया है, हमको P इज इक्वल्स टू निकालना है और हेनरी कांस्टेंट यानी KH का मान यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आंसर में ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसको अच्छे से पढ़ते हैं और उसमें क्या क्या गिवन वैल्यू है, क्या क्या दिया गया है, उसको हमको देखना है। सबसे पहली चीज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है मोल अंश, तो मोल अंश को लिख देते हैं, चूँकि मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है तो यहाँ पर कोई इकाई नहीं लिखी हुई है। फिर है आंशिक दाब जो कि हमें ज्ञात करना है, और हेनरी कांस्टेंट का मान हमको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है, इसमें दिया गया है x ऑफ He, हीलियम गैस का है इसलिए x ऑफ He यानी हीलियम के मोल अंश। हीलियम के मोल अंश यहाँ पर दिए गए हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻8। फिर दिया गया है P ऑफ He यानी कि P ऑफ A। PA हमको निकालना है, आंशिक दाब हमको ज्ञात करना है। KH की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, KH की वैल्यू यहाँ पर है 144.97 K बार। यहाँ पर आप ध्यान देंगे K बार का मतलब होता है किलो बार। इसको अगर हम बार में चेंज करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 144.97 इंटू 10⁻3, क्योंकि इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये हमने चेंज कर दिया है बार में। अब हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है PA इज इक्वल्स टू KH इंटू XA। यहाँ पर PA की वैल्यू हमको निकालनी है, यानी कि प्रेशर जो लग रहा है हीलियम पर वो हमको ज्ञात करना है। KH की वैल्यू है 144.96 इंटू 97 इंटू 10⁻3 इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻8। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, मैंने इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.174 बार। ये वैल्यू है बार में क्योंकि ये आंशिक दाब की वैल्यू है।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि 298 केल्विन और एक वायुमंडल दाब। 298 का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 298 का मतलब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और एक वायुमंडलीय दाब यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब है। पर 1 लीटर जल में 3 ग्राम नाइट्रोजन घुली है। 3 ग्राम नाइट्रोजन की मात्रा दी गई है यानी कि W ऑफ N2 हमको दिया गया है। हेनरी स्थिरांक का मान निकालना है यानी कि KH का मान हमको ज्ञात करना है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? हमें पता है W ऑफ H2O यानी कि जल का भार यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखने की है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का भार और जल का वॉल्यूम और जल का जो मास होता है वो बराबर होता है, यानी कि 1 ग्राम जो है वो 1 ml के बराबर होता है। जब रूम टेम्परेचर हो तो 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमको W ऑफ H2O दिया गया है यानी कि हम मान लेते हैं इसका भार दिया गया है 1000 ग्राम। W ऑफ N2 यहाँ पर दिया गया है 3 ग्राम और हमें दिया गया है M ऑफ H2O निकाल सकते हैं। M ऑफ H2O इज इक्वल्स टू है 18 ग्राम पर मोल और प्रेशर हमको दिया गया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दिया गया और हम M ऑफ N2 लिख सकते हैं। M ऑफ N2 दिया गया है 28। अब हमें हेनरी स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। हेनरी स्थिरांक क्या सूत्र बन सकता है इसका? हमें पता है P इज इक्वल्स टू होता है KH इंटू X, ये सूत्र होता है। हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें इनकी वैल्यूज़ पता है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें निकालना है x ऑफ N2। x ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा n ऑफ N2 अपॉन n ऑफ N2 प्लस n ऑफ H2O। क्योंकि मैंने बोला था कि जल में जब गैस घुली हुई होती है तो उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो हम इस वैल्यू को नगण्य मान सकते हैं। तो इस वैल्यू को यदि हम नगण्य मानते हैं और इनकी वैल्यूज़ को मान रखते हैं, हमें पता है n इज इक्वल्स टू होता है, चूँकि n इज इक्वल्स टू W अपॉन M। तो n ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा W ऑफ N2 अपॉन M ऑफ N2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन 28 अपॉन 55.55, चूँकि इसकी वैल्यू हमने रख दी है डायरेक्ट 1000 अपॉन 18 की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली थी, उसी तरह से इसकी वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। तो हमारे पास x ऑफ N2 इज इक्वल्स टू आता है 0.00192, या फिर इसको आगे यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस में वैल्यू यानी कि 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3 इसकी वैल्यू आती है। चूँकि मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती तो यहाँ पर मैं कोई इकाई नहीं लगा रही हूँ। अब हमारे पास में मोल अंश की, गैस के मोल अंश की वैल्यू आ गई है, तो हम इस सूत्र में मान रख सकते हैं। हमारे पास सूत्र है, चूँकि P इज इक्वल्स टू है KH इंटू X ऑफ N2। हमारे पास x ऑफ N2 निकल गया है। हमको निकालनी है हेनरी स्थिरांक की वैल्यू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको पता है, 1 वायुमंडलीय दाब है, P इज इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर है। तो हम KH इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा P अपॉन x ऑफ N2। तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1.9 इंटू 10 टू द पावर -3। यहाँ पर इसकी वैल्यू आती है, इसका आंसर यहाँ पर आता है 5.26 इंटू 10 टू द पावर 2 एटमॉस्फेयर। क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब जो दिया गया था, P जो दिया है प्रेशर वायुमंडलीय दाब में दिया, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया गया है, तो आंसर भी हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा। यानी कि KH की वैल्यू यहाँ पर आ गई है
5.26 इंटू 10⁻², एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है कि यदि N2 गैस को 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से गुजारते हैं तो 1 लीटर पानी में कितने मिलीलीटर एसटी पर घुले होंगे, यानी कि गैस कितने मिलीलीटर इसमें घुली हुई है, यानी कि हमको गैस का आयतन निकालना है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। दिया गया है कि N2 का आंशिक दाब हमको दिया गया है और N2 के लिए KH की वैल्यू हमको दी गई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है V की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ N2, वॉल्यूम ऑफ N2 निकालना है। तो हम इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो दी गई वैल्यू है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पानी कितना है, 1 लीटर, ठीक है। तो पानी W ऑफ H2O हमें पता है 1000 ग्राम, और हमें दी गई है प्रेशर, आंशिक दाब जो है, यानी कि PA की वैल्यू, या फिर हम लिख सकते हैं P ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हमको दिया गया है 742/5 टॉर। यहाँ पर टॉर में वैल्यू दी गई है। KH की वैल्यू दी गई है, KH की वैल्यू है 5.75 इंटू 10⁻7 टॉर। यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज टॉर में है तो हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर जो है इसमें हमें चेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसका सूत्र देखते हैं, क्या इस पर सूत्र लग सकता है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वॉल्यूम। तो इन दोनों से कौन सा वाला फॉर्मूला निकलता है, इन दोनों से एक ये फॉर्मूला निकलता है, यानी कि PA इज इक्वल्स टू KH इंटू X ऑफ गैस, या फिर मैं यहाँ पर A लिख देती हूँ। हमको XA का फॉर्मूला भी पता है, हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, लेकिन ये वैल्यू नहीं पता। हमको W ऑफ H2O पता है, W ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमको पता नहीं है। तो हमें यहाँ पर X ऑफ गैस निकालना पड़ेगा, X ऑफ N2 निकालना पड़ेगा। X ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, X ऑफ N2 इज इक्वल्स टू P ऑफ N2 अपॉन KH, ये हो जाएगा। इससे हमें मोल अंश प्राप्त होगा। मोल अंश प्राप्त होने के बाद हमको वॉल्यूम निकालना होगा। देखते हैं इसको आगे हम किस तरह से निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा X ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 742.5 अपॉन 5.75 इंटू 10⁻7। ये दोनों टॉर में है तो हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा X ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 1.27 इंटू 10⁻⁻5। अब हमारे पास मोल अंश की वैल्यू आ गई है। मोल अंश हमें पता है, मोल अंश का मतलब होता है X ऑफ N2 इज इक्वल्स टू होता है N ऑफ N2 अपॉन N ऑफ N2 प्लस N ऑफ H2O। चूँकि ये वैल्यू जो है वो नगण्य है तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे मान सकते हैं N ऑफ N2 अपॉन N ऑफ H2O। अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए मोल पता होने चाहिए। नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालना है, हमें पूछा गया है नाइट्रोजन का वॉल्यूम। तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें नाइट्रोजन के मोल पता होने चाहिए। वॉल्यूम के लिए एक सूत्र होता है जो कि मोल कॉन्सेप्ट से लिया गया है। ये सूत्र होता है N इज इक्वल्स टू बराबर होता है V अपॉन 22.4 लीटर, या फिर N इज इक्वल्स टू V अपॉन 22,400 मिलीलीटर। ये वैल्यू होती है मोल के लिए, गैसों के लिए। मोल में आयतन अपॉन होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू देखेंगे। अगर हमें यहाँ पर वॉल्यूम निकालना हो, मोल हमको पता हो, मोल पता हो, हमको इसके वॉल्यूम निकालने हो, तो हम किस तरह से निकालेंगे। हम जो मोल प्राप्त होते हैं उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम पर मिल जाएगा। यानी V इज इक्वल्स टू हो जाएगा N इंटू 22,400। यहाँ पर
हमको ये ज्ञात करना है, N ऑफ H2O हमें पता है, X ऑफ N2 हमने निकाल लिया है, तो हमें N ऑफ N2 मिल जाएगा। यानी कि N ऑफ N2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा X ऑफ N2 इंटू N ऑफ H2। X ऑफ N2 हमने वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू थी 1.27 इंटू 10 टू द पावर -5, और N ऑफ H2O की हमने एक बार वैल्यू निकाली थी 1000/18। इसका मतलब होता है W/M। W यहाँ पर चूँकि 1 लीटर दिया गया है, W ऑफ H2O 1 लीटर यानी कि 1000, और इसका मोलर मास जो होता है वो 18, तो W/M मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी है 55.55। इसको यदि सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर होता है 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। अब हमारे पास मोल पर लीटर आ गया है, यानी कि हमारे पास नाइट्रोजन के मोल हमको मिल गए, नाइट्रोजन के मोलों की संख्या पता चल गई है। अब हमें देखना है कि हमें आयतन निकालना है। नाइट्रोजन के मोल हमको पता है, अगर हम इसको 22,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू N ऑफ N2 इंटू 22,400। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4, जो कि है N ऑफ N2 यहाँ पर हमने निकाला था, इंटू 22,400। तो हमारे पास वैल्यू आती है 16.04 ml, और ये होता है आंसर। ये हमने इसका मिलीलीटर में वैल्यू निकाल ली है, जो कि पानी में घुला हुआ है, 1 लीटर पानी में घुला हुआ है। तो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो जाता है। लंबा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें हमें वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें इसका मोल अंश ही नहीं पता है। मोल अंश नहीं पता है तो हम सबसे पहले मोल अंश ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें आंशिक दाब दिया हुआ है और KH की वैल्यू दी गई है, तो हम इस सूत्र से मोल अंश निकाल देंगे नाइट्रोजन का। उसके बाद हमें मोलों की संख्या नहीं पता है, हमें मोल अंश पता चल गया है, N ऑफ H2O पता चल गया है, यानी कि इसके जल के N पता चल गए हैं, तो हम N ऑफ N2 इससे निकाल लेंगे। जब हमें मोल पता चल जाएंगे, मोल पर लीटर कितना है ये पता चल जाएगा, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे, इसको 22,400 से मल्टीप्लाई करके। थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन एक एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम इसको करते हैं तो इसको इजीली कर पाएंगे। चलिए ऐसा ही कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में घुली और O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए हेनरी नियतांक KH की वैल्यू दे रखी है 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यदि साधारण वायुमंडलीय स्थितियों के अधीन, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल्ट बनाने की कोशिश की है। अगर आप इसको इजी वे में पढ़ते हैं, सिर्फ वैल्यूज़ को देखिए, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। साधारण वायुमंडलीय स्थितियों के अधीन O2 का वायु में आंशिक दाब, ठीक है, हेनरी स्थिरांक का मान दिया गया है, हेनरी नियतांक KH का मान दिया गया है, और आंशिक दाब यानी कि PA की वैल्यू दी गई है हो, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु से साम्य अवस्था में स्थित जल में घुलित O2 की सांद्रता निकालनी है। O2 की सांद्रता निकालनी यानी कि O2 की मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी आपको पता है मोल अपॉन मोल पर लीटर होता है, मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर, यानी हमको इसके मोल निकालने हैं कितने में, पर लीटर में। पर लीटर सांद्रता से हमें ये पता चल गया कि ये इसमें जल का जो भार है वो 1000 ग्राम है, यानी कि पर लीटर में हमको इसको निकालना है, पर लीटर में निकालना है। अब हमें क्या क्या दिया गया है उस वैल्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है KH की वैल्यू। KH की वैल्यू यहाँ पर है 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4 एटमॉस्फेयर। यहाँ पर हमें P ऑफ O2 की वैल्यू दी गई है, PA की वैल्यू, P ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन पर लगने वाला आंशिक दाब दिया गया है, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई है 0.2 एटमॉस्फेयर।
उसके बाद हमको मोलैरिटी निकालनी है, सांद्रता, मोलैरिटी जो है वो निकालनी है, मोल पर लीटर, मोलैरिटी निकालनी है मोल पर लीटर में, ये ज्ञात करना है। अब हमें और क्या चीज़ दी गई है, हमें पता है पर लीटर है, यानी कि W ऑफ H2O यहाँ पर है 1000 और M ऑफ H2O यहाँ पर होता है 18, तो N ऑफ H2O हो जाएगा, जो से हमने पहले वैल्यू निकाली थी 55.55, ये डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये हमने पहले निकाल चुकी हूँ इसलिए। अब हमारे पास KH और PO2 यानी कि PA आंशिक दाब, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सिंपल है, हेनरी नियम का फॉर्मूला है, PA इज इक्वल्स टू KH इंटू XA। यहाँ पर हमको X ऑफ O2, मैं डायरेक्ट यहाँ पर O2 लिख देती हूँ, X ऑफ O2 निकालना है, तो X ऑफ O2 हो जाएगा X ऑफ O2 इज इक्वल्स टू PA अपॉन KH। यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो PA की वैल्यू है 0.2 एटमॉस्फेयर, तो 0.2 अपॉन KH की वैल्यू है 4.34 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6। अब हमारे पास में X ऑफ O2 निकल गया है, X ऑफ O2 निकल गया है, तो हमें आगे क्या निकालना है, हमें पता है X ऑफ O2 इज इक्वल्स टू होता है N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ H2O। मैं यहाँ पर डायरेक्ट N ऑफ H2O निकाल लिख रही हूँ, क्योंकि N ऑफ O2 जो यहाँ पर प्लस में था वो हम उसको नगण्य मान सकते हैं, तो X ऑफ O2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा N ऑफ O2 अपॉन N ऑफ H2। हम इसमें हमको इसकी वैल्यू पता है जो कि हमने अभी निकाली है, इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं और हमें ऑक्सीजन के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा N ऑफ O2 इज इक्वल्स टू X ऑफ O2 इंटू 55.55, डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ, इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं यानी कि 4.6, यहाँ पर वैल्यू अगर रखते हैं 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 55.55, ये इसकी वैल्यू है, और इसको आगे सॉल्व करने पर हमें वैल्यू प्राप्त हो जाती है N ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 2.55 इंटू 10 टू द पावर -4। और अगर मोलैरिटी में यही मान हम रख देते हैं, यानी कि हमको इसकी सांद्रता निकालनी थी, सांद्रता में यदि हम मान लिखते हैं तो हमें पता है सांद्रता मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है N ऑफ O2, यानी कि डायरेक्ट इसका मान रखते हैं N ऑफ O2 अपॉन आयतन लीटर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं N ऑफ O2 की वैल्यू है 2.55 इंटू 10 टू द पावर -4, और आयतन लीटर में जो है वो 1 लीटर दिया गया है, तो अपॉन 1 करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, तो हमारे पास यही आंसर है। ये हो गया यहाँ पर सांद्रता, हमने इसकी ऑक्सीजन की सांद्रता यहाँ पर निकाल दी है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, इसको मैं पढ़ के बता देती हूँ और इसमें हमें क्या क्या ज्ञात करना है ये भी बता देती हूँ। 2 वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको दिया गया है 2, P की वैल्यू है हमारे पास में 2, और 4 लीटर जल में, 4 लीटर जल है यानी 4000 मिलीलीटर हो जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.16 ग्राम N2 घुली हुई है, हेनरी स्थिरांक की गणना करो। हेनरी स्थिरांक की गणना करनी है, हमें प्रेशर दिया गया है, हमको निकालना है मोल अंश। तो सबसे पहले हम मोल अंश निकालेंगे और फिर हेनरी के नियम का जो सूत्र है उसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें हेनरी स्थिरांक की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मैंने आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर को मैच कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाता है तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी। ये वही वैल्यू है, हमको N ऑफ N2 निकालना है, यानी कि मोलों की संख्या निकालनी है, किसकी, N2 गैस की, नाइट्रोजन गैस की। यहाँ पर आंशिक दाब भी दिया गया है और यहाँ पर KH का मान भी दिया गया है। आंशिक दाब और KH दोनों दी गई हैं, हमको X ऑफ N2 निकालेंगे पहले तो,
फिर x ऑफ n2 निकालने के बाद में n ऑफ n2 निकालेंगे, जैसा कि मैंने पहले के क्वेश्चंस में बताया है। इसकी अगर हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 7.16 इंटू 10⁻⁻4। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आई होप आपसे ये क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।